हाय एंड हेलो गाइस। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना लेके आया हूँ जो गंभीर विचारणीय विषय है। वो विषय है कि हम लोग अपना करियर चुनने में और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। करियर चुन लेते हैं कि भाई हमें हमारा ड्रीम होता है कि हम आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे या बड़े-बड़े सर्विसेज के चुन तो लेते हैं, लेकिन उस पर क्या हम सफिशिएंट मेहनत कर पाते हैं? ऐसा मौका निकाल पाते हैं? और क्या वो चुनने की प्रक्रिया को जिन महीन चीज़ों से, जिन बारीकियों के साथ चुनना चाहिए, वो करते हैं? और नतीजा क्या होता है कि करियर चुनने का प्रश्न जब मन में उठता है, तब तक नौकरी के कुछ वर्ष पार हो चुके होते हैं। सरकारी नौकरियाँ 18 वर्ष की उम्र से ही लगनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन अधिकतर क्या होता है कि बड़े-बड़े ड्रीम्स को लेके हम लोग चलते तो हैं, मगर इस बात को भूल जाते हैं कि हमारा तो 18 वर्ष से ही तनख्वाह जो मिलने का था, वो नुकसान हो रहा है। वो नुकसान हो रहा है। सेटल होते-होते कभी 25 साल, कभी 30 साल, कभी 32 साल, 35 साल तक की उम्र निकल चुकी होती है और इस बीच में जो होशियार लोग हैं, जो प्रॉम्प्टली और टाइमली काम कर पाते हैं, करियर का चुनाव कर पाते हैं, वो लोग 18 वर्ष की उम्र में ही नौकरी जॉइन कर चुके होते हैं और जब तक दूसरे लोग 30-32 साल की उम्र तक में जाके नौकरी पाएँगे, तब तक वो अच्छा खासा अपनी कमाई कर चुके होते हैं। इस संबंध में कुछ बातें जो मैंने स्टडी की, उसको आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए, समय बिना गँवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। करियर को चुनना इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? ये देखिए, ताकि हम अपने एजुकेशन पर फोकस कर सकें, कि हम आगे किस तरह से पढ़ाई करें, कि हमारा करियर फुलफिलिंग करियर हो, एक भरा पूरा करियर हो, एक बेटर जॉब प्रोस्पेक्ट का ध्यान शुरू से ही रखते हैं और स्मूदर प्रोग्रेशन, अपना प्रोग्रेस भी जो चाहते हैं वो स्मूथ हो, कभी ज़िंदगी में पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़े। इस संबंध में स्पेसिफिक स्किल अगर हमारे पास है और एजुकेशन है, तो ये भी देखना ज़रूरी है कि हमारा इंटरेस्ट किस विषय में है। इंटरेस्ट को पहचानना है, आइडेंटिफ़ाई करते हुए ही आगे बढ़ने में लाभ होता है। ये फ़ोकस एजुकेशन पर करने के लिए। इसके अलावे एकेडमिक जर्नी जो है हमारी, वो हमें पूरी करनी है। एकेडमिक जर्नी लंबी होती है, गहरी होती है, हायर होती है, तो उस जर्नी को स्मूथली पूरा कर सके, तो देखना पड़ता है कि हमारा नेचुरल स्ट्रेंथ क्या है, जो प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर, हमारे व्यक्तित्व में है, वो किसमें है और नेचुरल पैशन हमारा क्या है। हमारा एक भतीजा था, उसको देखते थे 7-8 साल की उम्र में ही रेल की सीटी सुनने के बाद वो दौड़ के चला जाता था देखने के लिए। स्टेशन जाए पास में कहीं घर है तो, और वो उस उसका पैशन था वो कि रेल को देखना है, उसके बारे में समझना। वो आज भी शादीशुदा है, लेकिन फिर भी उसकी वही स्थिति है, वो उसका पैशन रेलवे के प्रति घटा नहीं है और हो सकता है वो रेलवे की ही तैयारी करता हो, सर्विस की। तो इस नेचुरल पैशन का भी बहुत इम्पोर्टेंस होता है हमारे करियर के चुनाव में। और उसके लिए जो भी हम चुनते हैं, जो भी अपना ड्रीम बनाते हैं, जो भी अपना गोल बनाते हैं कि ज़िंदगी में हम ये करेंगे, वो अपने स्टडीज़ को उसके साथ अलाइन करता है, उसका अलाइनमेंट हो जाता है, स्टडी वैसे ही चीज़ों का करता है जो उसको अपने गोल तक पहुँचने में मदद करे। हम लोग के टाइम में, बहुत पहले के टाइम में, 60s की बात मैं कर रहा हूँ, 1965, 60 से 70 तक में, उस समय था कि हम लोग को 3 ही भाग था, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स।
साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स 3 ही भाग था। जिसको साइंस की ओर जाना है वो साइंस की ओर जाए, जिसको आर्ट्स में जाना है आर्ट्स में जाए, बाकी कॉमर्स में जाए। यही स्थिति थी। लेकिन अब तो इतनी शाखाएं हो गई, इतने ब्रांचेस हो गए, इतने अपॉर्चुनिटीज की संख्या हजारों में नहीं लाखों में हो गई है कि आज चुनने की ज्यादा जरूरत है और वो ज्यादा दिमाग लगाकर उसको फाइंड आउट करना है। कैसे करना है ये भी मैं बतला रहा हूँ। उसके बारे में कुछ रीजंस बतलाता हूँ। इंटरेस्ट और अपना पैशन को देखते हुए करना है। हमारा किस चीज में इंटरेस्ट है, किस चीज में पैशन है, मेरा स्किल किस में है, मेरा एप्टीट्यूड क्या है, करियर अपॉर्चुनिटीज किसमें हमें अधिक मिलेगा, और आगे आने वाले समय में मार्केट का डिमांड क्या होगा, मार्केट में किस चीज की जरूरत होगी। ये इनके अलावा हमारा इनसाइट क्या है ये भी देखना जरूरी होता है कि मैक्सिमम पोटेंशियल किस लाइन में जाने में है, बाय आइडेंटिफाइंग योर इंटरेस्ट ओनली। अपना इंटरेस्ट देखते हुए चूज ए स्ट्रीम दैट अलाइंस। वैसे स्ट्रीम को चुनना है, वैसे स्ट्रीम में जाना है। बहुत सारे कोर्सेस है ना जो आपको अलाइन करता है आपके स्ट्रेंथ को, आपकी एबिलिटी को, और जिसका लीडिंग वो एक बेटर जिंदगी की ओर ले चलता है, जहां एकेडमिक परफॉर्मेंस और करियर सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो इन बातों का ख्याल रखते हुए ही हम अगर आगे बढ़े तो हमारी बुद्धिमानी होगी। टारगेटेड स्किल डेवलपमेंट, सिलेक्टिंग एक करियर पैथ, एक ऐसा करियर का रास्ता चुने जो हमको अलाउ करे कि हम फोकस कर सकें। फोकस कर सके किन विषयों पर, जो एक्वायरिंग स्पेसिफिक स्किल्स, वो टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो सब चलेगा। नीडेड फॉर योर चॉइस फील्ड, जिस फील्ड में आपकी चॉइस है उस फील्ड में उस स्पेसिफिक स्किल को खोजना है, स्किल को डेवलप करना है। मेकिंग यू मोर कम्पिटिटिव इन दी जॉब मार्केट, जॉब मार्केट में आपको ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन करने के लिए भी वो मौका दे, ऐसा चुनना है। इसके लिए रिसर्च करना जरूरी है, डिफरेंट करियर्स को रिसर्च करना है टू हेल्प यू मेक कॉन्शियस चॉइसेस। जो भी चॉइस हम करें वो हमारा चॉइस कॉन्शियस हो। ऐसा नहीं कि बहुत बच्चे ऐसे भी कहते मिलते हैं, अरे कोई नौकरी मिले यार, 3rd ग्रेड में हो, 2nd ग्रेड में हो, 4th ग्रेड में हो, कहीं भी नौकरी मिले, तो वैसा सरेंडर नहीं करना है। अपने फ्यूचर के बारे में कॉन्शियस रहना है। अपने पोटेंशियल करियर मिसमैचिंग से बचना है कि बाद में जाके मिसमैच कर जाए। हम चाहते थे वैज्ञानिक बनना, हम बन गए ये और वो। उन बहानों से, उन तकलीफों से, आगे की तकलीफों से बचने के लिए जरूरी है कि शुरू में ही हम करियर अपना वैसा ही चुन के चलें। इसके लिए रिसर्चिंग डिफरेंट करियर्स अर्ली, कम एज में ही चुन लें अगर तो ज्यादा ठीक है। कॉन्फिडेंस, हैविंग ए क्लियर करियर डायरेक्शन, करियर डायरेक्शन जो मेरा रहेगा, जो हम अभी चुनेंगे, वो हमारा कॉन्फिडेंस को और बूस्ट करे और हमारा मोटिवेशन को बढ़ावे कि फर्दर एजुकेशन और ट्रेनिंग की ओर हम आराम से चल सकें। और अवॉइड करियर स्विचिंग, वैसे लोगों को ये भी चाहिए कि ऐसा ही चुनाव करें कि बाद में हमको करियर स्विच नहीं करना पड़े कि हम तो पढ़ के आए थे मेडिकल साइंस और हम कर रहे हैं बिजनेस, या हम कर रहे हैं दूसरा जॉब, पढ़े तो इंजीनियरिंग और कर रहे हैं आईएएस का काम। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। आईटी कॉलेज से पढ़े हुए हैं, वो कर रहे हैं आईएएस का काम या आईपीएस का काम। तो वो मिसमैचिंग हो जाता है, जो कि आपका पुराना लेबर का लाभ आप नहीं ले पाते हैं। तो अर्ली करियर एक्सप्लोरेशन में ये फायदा है। ये अवॉइड करता है स्विचिंग फील्ड्स लेटर इन द लाइफ, which can be time consuming and disruptive sometimes, तो it becomes disruptive, ये कोई दिशाहीनता में फंसा देता है। तो इन बातों से बचते हुए अगर आज हम उस चीज को ध्यान से देखें, अगर अपने आप को संभाल लें, तो ये ज्यादा फुलफिलिंग होता है। इस संबंध में एक ऑप्शन जो मेरा पैशन है, उस ऑप्शन के बारे में मैं बताना जरूरी समझता हूं कि उसमें कितना लाभ है और किन किन कारणों से वो किया जाना चाहिए। मैं शॉर्ट हैंड की बात कर रहा हूं। मैं फाउंडर हूं एक्सपर्ट शॉर्ट हैंड स्कूल का, और वहां शॉर्ट हैंड के देवघर में रह के मैंने शॉर्ट हैंड
बहुत मुश्किल से सीखा था। अब तो स्थिति बहुत बदल गई है, अब तो ऑनलाइन का समय आ गया है, अब तो डिजिटल रिवॉल्यूशन हो चुका है, ऑनलाइन में हर चीज़ हो पा रहा है। तो इसके संबंध में थोड़ा परिचय हम देना चाहेंगे कि शॉर्ट हैंड में क्या ये है, क्यों है। किसी भी चीज़ की बात करें तो किसी काम को करने के लिए 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, हाउ या व्हाई। आपके हिसाब से दोनों में कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसको पहले क्लियर करना चाहिए? बहुत लोग कहते हैं कि कैसे करेंगे, कोई काम कैसे करेंगे ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है, जबकि सच्चाई ये है कि क्यों करेंगे ये स्पष्ट होना चाहिए। कैसे करेंगे के तो हज़ारों रास्ते मिल जाएँगे, लेकिन कारण अगर हो तो हमको वो करने के लिए रास्ते मिल जाते हैं। अब शॉर्ट हैंड के बारे में कहता हूँ तो व्हाई, इसको क्यों करना चाहिए, इसके आइए कुछ पक्ष देखते हैं। कंपेयर कंपेयर टू सीजीएल और एमटीएस वगैरह जितने एसएससी के एग्जामिनेशंस है, क्लास बी एग्जामिनेशंस है, उन सबों का स्टैंडर्ड ग्रेजुएशन लेवल का होता है और उसके कंपैरिजन में शॉर्ट हैंड की परीक्षाएं जो होती हैं वो 10+2 की परीक्षा के लेवल की परीक्षा होती है और सीजीएल वगैरह में जहां मैथमेटिक्स है, शॉर्ट हैंड में मैथमेटिक्स की परीक्षा नहीं होती है। है क्या शॉर्ट हैंड? लोग शॉर्ट हैंड के बारे में अजीब-अजीब बातें करते हैं, जिनको पता नहीं है वो समझते हैं कि उर्दू है तो कुछ लिखने का है, कुछ लैंग्वेज है, कुछ और कुछ बातें बोलते हैं। लेकिन शॉर्ट हैंड सिंपल एक स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट माने लिपि, जैसे अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखते हैं, वैसे ही शॉर्ट हैंड को शॉर्ट हैंड की लिपि में लिखते हैं। हिंदी को देवनागरी में लिखते हैं। तो ये सिर्फ लिपि है, ना लैंग्वेज है, ना साहित्य है, ना कोई भाषा है। बल्कि अंग्रेजी भाषा को वो संक्षेप में आवाज की लिपि में लिखते हैं। जो जो लिपि हमारे देवनागरी और रोमन वगैरह जितनी लिपियां हैं उन सबसे ज्यादा इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसको कम समय में लिखा जा सके। और जहां हम लोग हाथ से लॉन्ग हैंड में लिखते हैं, 15 से 20-25 वर्ड्स 1 मिनट में लिख पाते हैं, उससे ज्यादा नहीं लिख पाते हैं। जबकि शॉर्ट हैंड की लिखनी शुरू होती है 40 वर्ड्स पर मिनट से लेके 200-250 वर्ड्स पर मिनट तक भी लिखने में वो सक्षम होते हैं लोग। ये प्रैक्टिस पर निर्भर करता है और हमारी ज़रूरत रहती है सिर्फ 80 से 100 वर्ड्स पर मिनट अगर हम लिख सकते हैं तो जॉब हमको आराम से मिल सकता है। इसकी परीक्षा जो होती है, इसकी परीक्षा में सक्सेस का रेट ज़्यादा है सीजीएल और दूसरी परीक्षाओं की तुलना में। इसका सक्सेस का रेट ज़्यादा है, उससे कम मेहनत में ये तैयार किया जा सकता है। और ये एक स्क्रिप्ट है, इसको सीखने का समय कब है तो 18 से 30 वर्ष की उम्र में ये सीख सकते हैं आप। और यदि 18 से पहले साल 1.5 साल पहले अगर आपने सीख लिया तो 18 वर्ष की उम्र में प्रवेश करते करते आपका जॉब भी सुरक्षित हो जाता है। कहाँ सीखना है? स्वाभाविक है कि मैं कहूँगा मेरे यहाँ सीखना है। ऑनलाइन एक्सपर्ट शॉर्ट हैंड स्कूल ये देवघर में चलता है, लेकिन ऑनलाइन चूंकि पढ़ाई होती है, बाहर में रहने वाले भी आराम से कर सकते हैं। सबों के लिए वही व्यवस्था है। और कैसे सीखना है तो ऑनलाइन वेबिनार एडमिशन होता है इसका, उसी में परीक्षा पढ़ाई भी चलती है। ये 2 महीने से 6 महीने के बीच का कोर्स होता है, हमारे यहाँ 4 महीने का कोर्स चलता है। इसके इसका स्कोप क्या है ये भी जानना जरूरी है। इसका स्कोप है कि यदि आपका ड्रीम ऐसा है कि आप क्लास ए सर्विस में जाना चाहते हैं तो वो जाने की उम्र के बीच में ये एक छोटा सा कोर्स अगर आप कर लेते हैं, ये स्किल का कोर्स है, टेक्निकल नॉलेज का कोर्स है, इसको अगर आप कर लेते हैं तो उसका फायदा आपको हायर स्टडीज में भी होता है। ये स्किल फॉर हायर स्टडीज भी है। आप ऊंचे क्लासेस में पढ़ने के लिए जाते हैं, हायर स्टडीज में पढ़ने के लिए जाते हैं, वहां अगर आप शॉर्ट हैंड जानते हैं तो आप लेक्चर्स को नोट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, दूसरे बच्चों की तुलना में लगभग उनसे 1/4 टाइम में आप लिख सकते हैं। वो 15 से 30 वर्ड लिखेंगे, आप 40 से 60 वर्ड्स लिखेंगे, 80 वर्ड्स लिखेंगे, तो उनसे दुगना तिगुना स्पीड में आप लिख सकते हैं और आप बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें हायर फोकस भी होता है। जब आप शॉर्ट हैंड का टेक्निकल स्किल को ग्रहण कर लेते हैं,
सीख लेते हैं, तो उसको सीखने में जितने फोकस की ज़रूरत होती है, वो फोकस का प्रैक्टिस आपको हायर स्टडीज़ में भी काम देता है। एज बेनिफिट है, इसमें कम एज में ही इसको अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो उसका ये भी फायदा होता है कि इसको ज्वाइन करने के बाद जितना साल तक आप ज्वाइन किए रहेंगे उसका बेनिफिट मिल जाता है आपको टाइम लिमिटेशन में, आपका एज बढ़ जाता है वहाँ। फिर बाद में आप प्लान ए पर अगर काम करते हैं तो प्लान बी की में जो जितना समय आप गंवाए बिताए हैं उस समय का लाभ मिल जाता है आपको, उतना एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, एज लिमिटेशन वहाँ बढ़ जाता है। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अपना रिकमेंडेशन करा के बढ़ाते हैं, वो आराम से हो जाता है, तो फिर वो समय भी बढ़ जाता है, आपको टाइम भी बढ़ता है, एज का भी बेनिफिट इसमें है। इसके बाद है कि सक्सेस इसका जो है ये शॉर्ट टाइम में मिलता है, कम समय में सक्सेस मिल जाता है। 6 महीना, साल भर, 1.5 साल भर अगर कर लिए, इस बीच में परीक्षाएं देते गए, तो ये बहुत कम समय में हो जाता है और आप अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए भी इसको कर सकते हैं। 2 से 3 घंटा टाइम रोज देना है। दूसरी बात इसमें है और क्या फायदा कि एक ही किताब पढ़नी है, उस भी एक किताब का सिर्फ 1/3 पढ़ना है। 300 पेज की किताब है, 152 पेज तक में आपका शॉर्ट हैंड का बेसिक कोर्स कंप्लीट। आप 80 से 100 वर्ड्स लिखने के लिए उसके बाद प्रैक्टिस से जा सकते हैं। 120 एक्सरसाइजेस बनाने हैं, 120 एक्सरसाइजेस बनाने हैं, एक ही किताब पढ़नी है, कम समय में, कम शॉर्ट लेबर में ये आराम से हो जाता है और एज का भी बेनिफिट मिलता है कि आप इसको 18 से 19 साल के उम्र में भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत कहीं नहीं है। तो इसका स्कोप क्या है? बेनिफिट्स राइट अप टू डाउन स्कोप, इसका इसकी नौकरी का स्कोप जबरदस्त है, दिखलाता हूं मैं आपको। गवर्नमेंट सेक्टर में नीचे से ऊपर तक भारतवर्ष में, हमारे देश में 600 जिले हैं और हर जिले में कहीं 20, कहीं 50, कहीं 100, 150, 200, 500 भी स्टेनोग्राफर होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में होते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी होते हैं, कोर्ट्स में होते हैं, मेडिकल्स में होते हैं। कोर्ट्स में सिविल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक, एडमिनिस्ट्रेशन में सर्किल ऑफिसर के यहाँ से लेके डीसी और भी ऊपर जितने हैं सबके यहाँ, पार्लियामेंट में भी होते हैं, मेडिकल्स में होते हैं, कॉरपोरेट वर्ल्ड में होते हैं, रेलवेज में, बैंक ऑफ इंडिया में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और हर इन ऑल बैंक्स इन द वर्ल्ड, डायरेक्टरेट में, माने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, कलेक्ट्रेट यानी कमिश्नरी हेडक्वार्टर में, पोस्ट ऑफिसेस में, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ की ये परीक्षा नहीं होती हो और ये स्टेनोग्राफर का पोस्ट नहीं हो। हाँ, एक बात है, ये पता नहीं चलता है, ये पकड़ में नहीं आता है। उसकी मुख्य वजह है कि इस शॉर्ट हैंड के बल पर जो पोस्ट प्राप्त होता है, उस पोस्ट का नाम अलग अलग विभाग में अलग अलग है, अलग अलग लेवल में अलग अलग है। उसको स्टेनो कहते हैं, स्टेनोटाइपिस्ट कहते हैं, स्टेनोग्राफर कहते हैं। इतना तो समझ में आ जाता है, लेकिन ये बातें छिप जाती हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट में ये रीडर कहलाते हैं, पर्सनल असिस्टेंट कहलाते हैं हाई कोर्ट में, पर्सनल सेक्रेटरी कहलाते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, प्रिंसिपल पर्सनल सेक्रेटरी कहलाते हैं हाई कोर्ट में ही, कोर्ट मास्टर सुप्रीम कोर्ट में वो कोर्ट मास्टर कहलाते हैं, और मेनी अदर पोस्ट इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। बहुत सारे असिस्टेंट सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह वगैरह, इतने पोस्ट है। सारे लोगों की, इन सारे स्किल पीपुल की बेसिक्स में शॉर्ट हैंड है, जो अंदाजा नहीं लगता है कि कितने लोग शॉर्ट हैंड के प्रोफेशन में है। और एक प्रोफेशनल स्टेनोग्राफर का करियर भी शानदार होता है, उनका प्रमोशन भी हो जाता है, गजेटेड ऑफिसर भी हो जाते हैं बहुत कम समय में, बहुत सारे डिपार्टमेंट में प्रमोशंस होते हैं। तो ये पता नहीं चलता है, लेकिन बेस में उनका शॉर्ट हैंड है। और चीजों में, सरकारी नौकरियों की स्थिति में भी तुलनात्मक रूप से पहले की तुलना में अभी कम जॉब प्राप्त होते हैं, लेकिन
स्टेनोग्राफर की वैकेंसी में कोई कमी नहीं आती है। हर साल 4-5 हाई कोर्ट से तो वैकेंसीज निकलती ही है, रेलवे से अलग निकलती है, पोस्ट ऑफिस से अलग निकलती है, पार्लियामेंट से अलग अलग निकलती है, और हर स्टेट के सर्विस कमीशन में स्टेनोग्राफर की बहाली होती ही होती है। सबसे ज़्यादा प्रचलित और जानी हुई है एसएससी स्टेनोग्राफर की परीक्षा। वो 10+2 के लेवल पर ही वो परीक्षा होती है। उसके एग्जामिनेशंस का, उसका कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन जो होता है, उसकी भी तैयारी हम लोग करवाते हैं। तो वो और भी सुविधाजनक है। वो 10+2 के लेवल की परीक्षा होती है। सीजीएल की ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा होती है, और भी जितनी परीक्षाएं हैं अधिकतर ग्रेजुएशन लेवल पर होती हैं। लेकिन स्टेनोग्राफर की परीक्षा में मैथमेटिक्स नहीं पूछा जाता है, वो लैंग्वेज बेस्ड है। आपको इंग्लिश में ही 100 मार्क्स है, रीजनिंग में 50 और जीके जनरल अवेयरनेस में 50। इतने ही 3 चीज की परीक्षा पर जो आप दूसरी परीक्षाओं के लिए, दूसरे कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए वो सब तैयारी तो करते ही हैं। उसके अलावा मैथमेटिक्स की भी तैयारी करते हैं, क्योंकि शॉर्ट हैंड में आपको उसका एक हिस्सा से ही आपका काम चल जाता है। आपका कट ऑफ जो है सो आराम से निकल जाता है। उसके बाद सिर्फ एक छोटा कोर्स शॉर्ट हैंड का कर लेने से आपकी उपयोगिता कितनी बढ़ जाती है, आप समझ सकते हैं। और ये कितना आसान है, कितना आसान है। चलिए, तो ये सुनकर इतना मजा आया। अगर मजा आया, वीडियो मेरा पसंद आया, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, औरों को जानकारी दीजिए। ये दूसरे स्टेट्स में तो बहुत सारे स्टेनोग्राफर्स होते हैं, तैयार किए जाते हैं। हमारे झारखंड में थोड़ी कमजोरी है। तो इस बात का अब उपाय निकल आया है। मैं अपना परिचय थोड़ा सा कुछ, अगर आप परमिशन दें तो 1 मिनट में कह देता हूँ। मैंने 36 साल से ज़्यादा ये स्टेनोग्राफर की नौकरी की है, और मैं बहुत ही गरीबी हालत में था। मेरे पास जब साधन नहीं थे, उस साधन विपन्नता की अवस्था में मैंने शॉर्ट हैंड सीखकर 1977 में नौकरी ज्वाइन की, और 2012 में मैं रिटायर हुआ। मैं पटना हाई कोर्ट में पीए भी रहा, देवघर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, दुमका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी मैंने काम किया, और 36 साल से ज़्यादा लंबा अनुभव मेरे पास है। और पढ़ाने का अनुभव 2013 से अब तक मैं इसको पढ़ाता आ रहा हूँ, और अब ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूँ। यदि आपको हमसे जुड़ना है, ये विद्या सीखनी है या और कुछ जानकारी लेनी है, तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप मेरे व्हाट्सएप को ज्वाइन कीजिए। फिर हम लोग लाइव टू लाइव मिलेंगे और सारी शंकाओं को दूर करेंगे। जय हिंद।